हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का मैं आप लोगों को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवातन क्या है? संवातन इंग्लिश बोलते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन आपने सुना होगा। तो वेंटिलेशन क्या है? हरित गृह में विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वेंटिलेशन क्या होता है और जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन के जो प्रकार है उसकी व्याख्या करना है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं और एक एक पॉइंट समझिएगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो किसी बंद स्थान के संवातन से तात्पर्य उस समय की वायु को बाहर की अनुकूलित वायु से बदल देना। ठीक है, जैसे एक रूम है, ठीक है, इस रूम को यदि आप बंद रखेंगे तो इसमें जो वायु है वह स्टोर हो जाएगा, कुछ वायु। ठीक है, लेकिन यदि खोलेंगे, खोलने के बाद या आप देखेंगे एडजस्ट फैन लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे अंदर की जो हवा है उसको बाहर फेंक दी जाती है। इससे क्या हुआ, अंदर की हवा को बाहर भेज दिया गया और इसमें दूसरी हवा आ गई। तो यही वेंटिलेशन है। ठीक, वेंटिलेशन समझ में आया? पुरानी हवा जो होती है उसको बाहर निकाल कर नई हवा लाना, या पुरानी हवा को अनुकूलित वातावरण में छोड़ देना। तो किसी बंद स्थान के संवातन से तात्पर्य, किसी बंद स्थान के वेंटिलेशन से तात्पर्य उस समय की वायु को बाहर की अनुकूलित वायु में बदल देना है। ठीक, वायु को बाहर की वायु से बदलने की क्रिया को खुला घेरा संवातन कहते हैं या खुला घेरा वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, वायु को बाहर की वायु से बदलने की क्रिया को खुला घेरा संवातन कहते हैं। अगर बंद जगह की हवा को खींचकर उसे अनुकूलित कर दिया जाए, ठीक है, यदि बंद हवा की सॉरी अगर बंद जगह की हवा को खींचकर उसे अनुकूलित कर दिया जाए फिर वापस भेज दिया जाए तो यह क्रिया घेरा समातन कहलाती है। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है? घेरा समातन कहलाती है। तो यह कुछ पॉइंट आपको इसमें समझ में आया होगा, कैसे क्या होता है। आगे अभी नहीं समझ आता, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस वेंटिलेशन में ग्रीन हाउस के अंदर से हवा को निकालना और इसे बाहरी हवा से बदलना होता है। ठीक है, मैंने बताया कि एक रूम है, रूम के अंदर जो हवा है वो उसमें कैद है। हवा उसमें क्या करेंगे, दरवाजा खोलेंगे या इसमें एडजस्ट फैन लगाएंगे, इसके अंदर की हवा बाहर जाएगी, उसके बाद इसमें दूसरी हवा आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो पुरानी हवा थी उसको बाहर निकाल के वायुमंडल में भेज दिया गया, या जो बाहर की हवा उसमें अनुकूलित कर दिया गया, उसमें दूसरी हवा को भर दिया गया। तो यही कहलाता है वेंटिलेशन। ठीक है, नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और देखिए। ग्रीन हाउस वेंटिलेशन एक स्वस्थ और उत्पादक बढ़ते वातावरण को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उचित वेंटिलेशन तापमान, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। इस पोस्ट में हम ग्रीन हाउस वेंटिलेशन के महत्व और उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, आगे इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। कभी कभी पूछता है वेंटिलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हम लोग देख लेते हैं वेंटिलेशन की आवश्यकता। तो वेंटिलेशन की आवश्यकता तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और पौधे के आसपास वायु परिवहन जैसे प्रचालों में से एक या अधिक के नियंत्रण के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, हरित गृह में दो प्रकार के वेंटिलेशन का उपयोग किया था। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन देखिए जो है उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा था कि वेंटिलेशन क्या है, हरित गृह में विभिन्न प्रकार के वेंटिलेशन की व्याख्या कीजिए। तो हरित गृह में कुल दो प्रकार के वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है। पहला होता है प्राकृतिक या निष्क्रिय वेंटिलेशन, दूसरा कृत्रिम या सक्रिय वेंटिलेशन। ठीक है, तो प्राकृतिक या निष्क्रिय वेंटिलेशन क्या होता है समझिएगा। प्राकृतिक रूप से जब हवा जो है उसको बिना किसी विद्युत का यूज किए, बिना किसी प्रोडक्ट का यूज किए क्या करेंगे, हवा को बदल देंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, प्राकृतिक। और यदि हम हवा को निकालने के लिए किसी प्रकार के माध्यम को यूज करते हैं, जैसे एडजस्ट फैन हो गया, विभिन्न प्रकार के पंखे आ गए हैं आज के समय में, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग यांत्रिक तरीके से हवा को बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम। और प्राकृतिक तरीके से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक वेंटिलेशन। चलिए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रक्रिया में तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए वेंटिलेशन खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से वायु प्रवाह पर निर्भर करता है। ठीक है, यह जो माध्यम होता है, इस माध्यम में तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए वेंटिलेशन जो होता है वो खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से वायु प्रवाह पर निर्भर करता है। ठीक है, यह विधि ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी, क्योंकि इसमें पंखे या अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं किया था। यह जो विधि होती है प्राकृतिक वेंटिलेशन की, यह बहुत सस्ती होती है और लागत प्रभावी होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के विद्युत या किसी उपकरण का यूज नहीं करना पड़ता। तो यह तो हो गया पहला। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, दूसरा प्रकार
कृत्रिम वेंटिलेशन, ठीक है, कृत्रिम वेंटिलेशन या सक्रिय वेंटिलेशन या यांत्रिक वेंटिलेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम वेंटिलेशन सिस्टम पूरे ग्रीन हाउस में हवा को सक्रिय रूप से प्रसारित करने के लिए पंखे और अन्य उपकरणों का उपयोग करता है, ठीक है। इस माध्यम में, इस विधि में क्या किया जाता है कि हवा को बाहर निकालने के लिए, उसमें नई हवा डालने के लिए विभिन्न प्रकार के पंखे का और अन्य उपकरण का उपयोग करते हैं। यह विधि वायु प्रवाह, तापमान और आर्द्रता पर अधिक सटीक नियंत्रण प्रदान करती है। यह जो विधि होती है, यह तापमान, वायु प्रवाह, आर्द्रता पर अधिक सटीक नियंत्रण प्रदान करती है, लेकिन इसे स्थापित करना, संचालित करना अधिक महंगा भी होता है, ठीक है। इसको, यह बहुत महंगा होता है किसके मुकाबले में, तो प्राकृतिक तरीके के मुकाबले में बहुत महंगा होता है। कृत्रिम वेंटिलेशन को अच्छा तब माना जाता है, फिर सुनिएगा, कृत्रिम वेंटिलेशन को अच्छा माना जाता है खासकर जब इसे थर्मोस्टेट से जोड़ देते हैं, ठीक है। कृत्रिम वेंटिलेशन जो होता है, इसको जब हम थर्मोस्टेट से जोड़ देते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट देखिए एक प्रकार का सिस्टम होता है, जब जब जैसे मान लीजिए हमने एक सेटअप कर दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस जब हो जाए इस रूम का तापमान, तो यहाँ से क्या हो जाए, जब 30 डिग्री सेल्सियस रूम का तापमान हो जाए तो अपने आप फैन ऑन हो जाए। तो ऐसा ही थर्मोस्टेट होता है कि ऑटोमेटिक चालू कर देता है, ठीक है। तो कृत्रिम वेंटिलेशन को अच्छा तब माना जाता है जब खास करके इसे थर्मोस्टेट से जोड़ देते हैं, जो निर्धारित तापमान तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से पंखे चालू कर देता है, ठीक है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रूप से पंखों को चालू कर देता है। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो था वह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह में सिंचाई के नियम लिखिए तथा बूम सिंचाई का वर्णन कीजिए, ठीक है। हरित गृह जो होता है, ग्रीन हाउस जो होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो सिंचाई के नियम है उसको लिखना और बूम सिंचाई का वर्णन करना। तो चलिए देख लेते हैं। हरित गृह में विभिन्न प्रकार के सिंचाई के नियम होते हैं, जिसमें पहला है कि अच्छी संरचना के साथ अच्छी तरह से सूखे पदार्थ का उपयोग करें। तो यदि मूल पदार्थ अच्छी तरह से सूखा और वातित नहीं है तो उचित पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए पौधों की वृद्धि, उचित वृद्धि के लिए अच्छी वातन के साथ पर्याप्त नमी प्रतिधारण और पदार्थ अपरिहार्य होता है। खुरदुरे गठन और अत्यधिक स्थिर संरचना का वांछित संयोग तैयार किए गए पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, न कि अकेले खेत की मिट्टी से। तो यह था पहला नियम, ठीक है। यह था सिंचाई का पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम बोलता है कि हर बार अच्छी तरह से पानी देना। तो पदार्थ के आंशिक रूप से दिए जाने से बचा जाना चाहिए, ठीक है। पदार्थ के आंशिक रूप से दिए जाने से बचा जाना चाहिए। कंटेनरों के मामले में दिया गया पानी नीचे से बहना चाहिए और बेड के मामले में रूट जोन को अच्छी तरह से गीला किया जाना चाहिए। नियम के अनुसार पानी की 10 से 15% अधिक आपूर्ति की जाती है। सामान्य तौर पर मिट्टी पर आधारित पदार्थ को पानी की आवश्यकता 20 मीटर स्क्वायर बेंच की दर से होती है और 0.3 से 0.35 लीटर प्रति 16.5 सेंटीमीटर व्यास के बर्तन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यह दूसरा नियम था। नियम तीसरा देखते हैं। यहाँ पूछता है नियम, सिंचाई के नियम बताइए और किसी एक सिंचाई का नाम पूछ देगा। जैसे इसमें बूम सिंचाई मैंने बताया, कभी पूछ देगा स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, किसी के बारे में पूछ सकता है, लेकिन सिंचाई का नियम पूछ देता है, ठीक है। तो प्रारंभिक नमी में तनाव होने से ठीक पहले सिंचाई, ठीक है। तीसरा नियम बोलता है प्रारंभिक नमी में तनाव होने से ठीक पहले सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि पानी भरने से वातन और जड़ का विकास कम होता है, इसलिए पानी को बस लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कि पौधे पानी के तनाव के शुरुआती लक्षणों में प्रवेश कर जाएं। बनावट, रंग, मैलापन जैसे लक्षण नमी के तनाव को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ये फसलों के साथ भिन्न होते हैं। फसल जो पदार्थ का कोई लक्षण जैसे रंग, भार आदि प्रकट नहीं करती, उन्हें मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह था सिंचाई का नियम, ठीक है। क्या था सिंचाई का नियम। आगे देखते हैं बूम सिंचाई। तो बूम सिंचाई के बारे में देखते हैं। तो बूम वाटरिंग खुले या बंद सिस्टम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बूम वाटरिंग जो होता है या बूम सिंचाई खुले या बंद सिस्टम के रूप में काम करता है और अक्सर इसका उपयोग प्लग ट्रे में उगाए गए रोपों के उत्पादन में किया जाता है। प्लग ट्रे जो होता है प्लास्टिक का ट्रे होता है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 30 बाई 61 सेंटीमीटर तथा गहराई 13 से 38 मिलीमीटर की होती है और इसमें 100 से 800 सेलों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक अंकुर अपने स्वयं के व्यक्तिगत सेल में उगाया जाता है। प्लग रोपिंग के 2 से 8 सप्ताह के समय के दौरान उत्पादन में पानी की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक बूम सिंचाई प्रणाली में आमतौर पर एक पानी के पाइप का बूम होता है जो एक ग्रीन हाउस बे के एक तरफ से दूसरी ओर निकलता है। पाइप जो होती है वह नलिका से जुड़ी होती है जो फसल के नीचे पानी और उर्वरक को स्प्रे कर सकता है। बूम अपने केंद्र से कुछ दूरी के ऊपर निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह बूम
बे एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। बूम को एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर द्वारा संचालित भी किया जा सकता है। पौधे के प्रति यूनिट क्षेत्र में वितरित पानी को उस गति से समायोजित किया जाता है जिस गति पर बूम को चलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताता हूँ आप लोगों को। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, इसके बाद दोबारा बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि बूम जो होता है, बूम सिंचाई यह खुले या बंद सिस्टम के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग प्लग ट्रे में उगाए गए रोपों को उत्पादन में किया है। ठीक है, ये प्लग ट्रे क्या होता है, तो प्लग ट्रे प्लास्टिक की होती है जिसकी चौड़ाई होती है 30 से मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 61 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी गहराई होती है 13 से 38 मिलीमीटर और इसमें 100 से 800 सेलों को शामिल किया था। ठीक है, 100 से 800 खाने होते हैं, इसमें सेल होते हैं। प्रत्येक अंकुर जो होता है स्वयं के व्यक्तिगत खाने में या सेल में उगाया जाता है। प्लग रोपिंग के 2 से 8 सप्ताह के समय के दौरान उत्पादन जो होता है, इसमें पानी की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है, मतलब पानी की आवश्यकता होती है। एक बूम सिंचाई प्रणाली में आमतौर पर एक पानी के पाइप का बूम होता है जो कि एक ग्रीन हाउस बे के एक तरफ से दूसरी ओर निकलता है। पाइप जो होती है वो नलिका से जुड़ी होती है जो फसल के नीचे पानी या उर्वरक को स्प्रे करता है। बूम अपने केंद्र से कुछ दूरी के ऊपर निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह से बूम बे एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। बूम को एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित किया जा सकता है। पौधे के प्रति यूनिट क्षेत्र में वितरित पानी को उस गति से समायोजित किया जाता है जिस गति पर बूम को चलाया जाता है। तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस वातावरण में पौधे की प्रतिक्रियाएं किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस का जो वातावरण होता है उसमें जो पौधे की प्रतिक्रिया होती है वह किन किन कारकों पर निर्भर होती है उसके बारे में वर्णन करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो ग्रीन हाउस में पौधे की प्रतिक्रियाएं विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जो उन्हें पोषण, ऊर्जा और वातावरण के रूप में प्रभावित करती है। जैसे पहला हो गया प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, तो पौधे की प्रतिक्रिया प्रकाश के ऊपर भी निर्भर करती है। पौधे की प्रमुख ऊर्जा सूर्य की किरणों की होती है जिनके लिए ग्रीन हाउस के छत का डिजाइन ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें सही मात्रा में पौधे तक पहुंच सके। पौधे प्रकाश प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण भी करते हैं। अगला है टेम्परेचर। तो पौधे जो होते हैं ग्रीन हाउस में टेम्परेचर पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करके भेजा जाता है। पौधे के लिए उचित तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये पौधे के विकास पर सीधा प्रभाव डालता है और विभिन्न पौधे की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। आगे है जल प्रबंध। तो सही मात्रा में सही समय पर जल प्रदान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी आपूर्ति में कमी या अधिकता पौधे की स्वास्थ्य और विकास पर असर डाल सकता है, इसलिए पानी जो होता है संतुलित मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस में इसकी सही मात्रा को बनाए रखना आवश्यक होता है। अगला है पोषण। ठीक है, पोषण, तो सही पोषण के लिए आवश्यक है ग्रीन हाउस में पौधे को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करना ताकि वे स्वस्थ रह सके। तो यह था आप लोगों का अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की फसलों में एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, एकीकृत कीट नियंत्रण का उल्लेख कीजिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की फसलों में। तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फसलों को सुरक्षित रखने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि एक ही उपाय को अनेक बार नहीं किया जाता बल्कि विभिन्न उपायों का संयोजन किया जाता है। मतलब कि विभिन्न प्रकार, जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के माध्यम हो गए। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी कीट को नियंत्रित करना है, उसके लिए जो बायोलॉजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, विभिन्न प्रकार के मेथड को एक ही साथ यूज करके एक ही साथ मिलाकर यूज किया जाता है ताकि जो कीट है उनसे छुटकारा पाया जा सके। ठीक है, तो एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब यह होता है कि एक ही उपाय को अनेक बार नहीं किया जाता बल्कि विभिन्न उपायों का संयोजन किया जाता है ताकि कीटाणु को नष्ट किया जा सके और फसल को सुरक्षित भी रखा जा सके। एकीकृत कीट नियंत्रण में शामिल प्रमुख उपाय, तो पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसमें कीटों को नष्ट करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का यूज किया जाता है। और दूसरा होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। तो कुछ पौधे में कीटों से बचने के लिए उसमें जेनेटिक सुधार किया जाता है जिनसे कीटों का प्रकोप कम होता है। ठीक है, अगला है पेस्टिसाइड। तो यदि कीटनाशक की सभी विधियां असफल हो जाएं तब कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, बायोलॉजिकल मेथड यूज किया, कल्चरल मेथड यूज किया, सब कुछ यूज कर लिया लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है तो आप क्या करेंगे, तब आप लोग रासायनिक मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यदि नियंत्रण की सभी विधियां असफल रहे तो कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को हानि हो सकती है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है फेरोमोन डिस्ट्रीब्यूशन या फेरोमोन यातायात।
तो इस तकनीक में कीटाणु को प्रजनन माध्यम को बदलने के लिए प्राकृतिक या संश्लेषित रूप से बनाए गए फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है, जिससे कीटाणु का प्रजनन बाधित हो जाता है और वह एक समय के बाद उनकी पीढ़ी खत्म हो जाती है, मर जाते हैं सब। ठीक है, अगला है नियमित देखरेख। तो क्षेत्र में कीटों की निगरानी रखना और उनके प्राकृतिक शत्रुओं को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह था आप लोगों का 4 से 5 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।